नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कामल एसएसटी क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो हमने आपको 10th क्लास का जो एसएसटी पढ़ाई थी उसमें चैप्टर फर्स्ट था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट पार्ट हमने आपको लगभग आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। मुझे उम्मीद था आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने में आया होगा। ठीक है बच्चों, कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स के कारण हमने वीडियो थोड़ा जल्दी नहीं डाल पाए, लेकिन अब हम आपका इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपस में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें शेयर करें वीडियो, जिससे सारे लोगों की स्टडी प्रॉपर चल सके। ओके बच्चों, और हम इतनी मेहनत से आपको गर्मी में वीडियो बनाते हैं तो कम से कम आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो हमने इससे पहले का आपको बताया था किस तरीके से जो यूरोप है आपका कंटिनेंट, वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को एराइज किया गया। किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने काम किया, फ्रेंच की कंडीशंस को देखते हुए धीमे धीमे फिर क्या हुआ, वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, ये सारे टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो हम देखते हैं अगला आपका टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म। ये लिबरल नेशनलिज्म क्या था, लिबरल शब्द कहाँ से आया, ये लिबरल्स का मीनिंग क्या होता है। तो लिबरल का मीनिंग होता है एक ऐसे मतलब समूह लोगों का जो सुधार तो चाहता है, जो बहुत ज़्यादा वैसा ना हो। जैसे एक कंजर्वेटिव ग्रुप आएगा आपका। लिबरल का मतलब होता है उदार, यानी जो चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता हो। जैसे मान लीजिए हमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं सोसाइटी में, उसे हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, उसे हम कहते हैं लिबरलिज्म। और दूसरा कौन से थे, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में कौन से होते, पुरातन पंथी, जो कहते नहीं हमारे यहाँ से 500 साल पहले से ऐसा होता आ रहा है, यानी प्राचीन परंपराओं पर विश्वास करने वाले। तो ये थे आपके लिबरल जो है नेशनलिज्म थी, यानी राष्ट्रवाद जो था। इनका मतलब था कि राष्ट्र से प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन उस हद तक जो सही बातें हैं उतना प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नेशनलिज्म की आड़ में जो चेंजेस हैं, चाहे वो सही चेंजेस हों चाहे वो गलत हों, उन सबको जो है हम एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता था। टॉपिक आता है आपका लिबरलिज्म एंड पॉलिटिक्स। लिबरलिज्म था ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। ये कहाँ से उदय हुआ था इसका, 1789 की जो है क्रांति हुई थी उससे। एंड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। और जो ऑटोक्रेसी का अंत हुआ था वहाँ से इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। इट आल्सो मीन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इनका क्या था, जो कानून के समझ समानता थी, ये वही विचारधारा के लोग थे। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ये यूनिवर्सल सफरेज जो आपकी बुक में जो दिया गया, आपने चैप्टर निकाल लिया होगा, तो जो यूनिवर्सल सफरेज, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार देना। तो वहाँ पर जो इक्वलिटी थी वो ऐसे आवश्यक नहीं थी कि जिसमें जो है यूनिवर्सल सफरेज को पूरा किया है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए, यानी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, ऐसा नहीं था। सिर्फ दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को इन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड टू गेट। फ्रांस में जब पहली बार जो क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया था, उसमें जो लोगों को वोट दिया डालने का अधिकार दिया गया था, उनमें उन्हीं लोगों को जो हमने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी और जो टैक्स पे होते थे। कम से कम जो है जो अपना जो मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी का जो भी था वो कम से कम 1 दिन का या 3 दिन का जो है कम से कम टैक्स पे के रूप में देते हो। और जो विदाउट प्रॉपर्टी था, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, या जो महिलाएं थी, उन सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये थे। इसके आज फिर दूसरा पीरियड कौन सा है, जैकोबिन्स का। जैकोबिन्स के बारे में हमने आपको बताया था। इनमें कौन कौन से थे, जो मिडिल क्लासेस के लोग थे वो सारे इसी क्लासेस में। जैकोबिन एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसमें जितने भी मध्यम वर्गीय लोग, गरीब, मजदूर, पढ़े लिखे, ये सब इसी पॉलिटिकल ग्रुप्स में ज्वाइन किए गए थे। फिर आता है टॉपिक आपका लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक्स। आर्थिक रूप से किस तरीके से रहा। इन इकोनॉमिक टर्म्स लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी बाजारों की स्वतंत्रता से। यानी जो अगर हम आर्थिक रूप से लिबरलिज्म का अर्थ देखें, उदारवाद का अर्थ देखें, तो उदारवाद का अर्थ क्या था, आर्थिक रूप से बाजारों को मजबूत करना, यानी बाजारों में भी परिवर्तन करना। एंड एवोल्यूशन ऑफ बैरियर्स रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और उस समय जो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, वहाँ पर बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी। जगह जगह पर अलग अलग प्रकार का टैक्स वगैरह लगता था। वो सारी चीज़ों को समाप्त करके एक नेशनल करेंसी स्थापित की गई और एक ही जो है पैमाना स्थापित किया गया। तो ये सारा था
ये आपको हमने बताया था जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, खास तौर से जो नेपोलियन था, इसके नेपोलियन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था नेपोलियन ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। तो आपका जो स्टैंड है इसमें सारे वही रिफॉर्म्स किए गए, जैसा आपको बताया था। उस समय जो लगभग 39 स्मॉल और बिग स्टेट हुआ करते थे नेपोलियन के समय में, और वहां पर सभी में क्या था, जो नाप तौल का पैमाना था वो अलग था। जैसे कोई चीज़ हम नापते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा नापते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो दूसरे राज्य में जाते थे वहाँ पर 95 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता था, कहीं पर जो है 110 सेंटीमीटर का मीटर होता था, कहीं 85 का होता था, यानी ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारे अंतर देखने को मिलते थे अलग अलग राज्यों में। ऐसे ही जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में टैक्स देने के लिए जाते तो टैक्स सिस्टम भी अलग था। तो इन सारे टैक्सेस को, वेरिएशंस को समाप्त करके और जो पैमाना था उस सबको एक करके और नेशनल करेंसी को फॉलो करके सारे इकोनॉमिक चेंजेस स्वीकार किए गए। इस तरीके से आर्थिक रूप में यह आया था। अब आता है ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, 1815। आपका 1815 में क्या था, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी वाटरलू के युद्ध में क्या हो जाता है, वो हार हो जाती है। हार के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो आर्थिक महाशक्तियां थी उन्होंने एक जगह वियना में जो है कमेटी गठित की, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन स्थापित किया गया और वहां पर कुछ सारे चेंजेस लिए गए। तो वही चेंजेस ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। कंजर्वेटिव के बारे में भी हमने क्या बताया था, पुरातन पंथी। लिबरल क्या था, उदारवाद। ये कंजर्वेटिव कौन से, जो पुरानी रूढ़वादियों में विश्वास करते हैं। इनका मतलब था कि राज्य का जो प्रमुख है कौन होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजा वंशागत आधार पर होना चाहिए, सारे लोगों को राजा बनने का मौका नहीं मिलता। तो इसी टाइप के लोग थे। ये आपको इस बुक में दी गई। कंजर्वेटिज्म वाज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस्ड द importance of tradition, established institution and custom, and preferred gradual development of quick change. After the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven in spirit of conservatism. जो यूरोपियन गवर्नमेंट एंड दूसरे जो कंट्रीज की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो कंजर्वेटिव्स की तरफ, यानी जो पुरातन पंथ थी, रूढ़वादी विचारधारा थी, उसको जन्म दिया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 में हार हो चुकी थी वाटरलू के युद्ध में। इस तरीके से इनके बाद बहुत सारे चेंज किए गए। तो जो ये जो समझौता किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, वियना नामक जो जगह है वहां पर किया गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांग्रेस ऑफ वियना भी कहा जाता है, या जो आपका एग्रीमेंट ऑफ वियना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे युद्धों के बाद जो नेपोलियन को हराया गया था। तो इसमें हम देखते हैं वियना कांग्रेस में क्या क्या चेंज किए गए थे। वियना कांग्रेस की जो सबसे प्रमुख जो बात थी, इसमें कौन कौन से थे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया। ये इन लोगों ने, चारों जो कंट्रीज थे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे, तो इन सारे कंट्रीज ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद फिर ये जो है वियना नामक जगह में क्या होते हैं, एक सेटलमेंट होता है यूरोप में, जिससे जो है कांग्रेस व होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समझौते का जो हेड था वो कौन था, तो ऑस्ट्रियन जो चांसलर था उस समय ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक उस समय इस वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था, और इसे जो है ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे डेलीगेट्स इंट्रोड्यूस किए गए, और इसमें क्या क्या था देखिए। पहला था द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोर्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर अंडर द रूल ऑफ लुइस 18। लुइस 18 को राजा बनाया गया, जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था, यानी वहाँ पर जो डेमोक्रेसी उसे समाप्त करके जो भी नेपोलियन का शासन था वहाँ पे दोबारा से जो है राजतंत्र की स्थापना की गई। इस सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, और फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी वहाँ पर बहुत सारे नए नए प्रकार के जो है स्टेट स्थापित किए गए, जिससे जो है भविष्य में फ्रांस की शक्ति को बढ़ने से रोका जा सके, जिससे फ्रांस दूसरों पर आक्रमण न कर सके। अर्थात फ्रांस की शक्तियों को कम करने के लिए सारे कार्य इस वियना कांग्रेस में किए गए। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ। इसमें देखिए बताया गया नीदरलैंड्स को जो है बेल्जियम वगैरह ये सेटअप किए गए, नॉर्थ में जो जेनेवा और पीडमोंट इन द साउथ, इस तरीके से। पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, व्हाइल ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन कंट्रोल टू नॉर्थर्न इटली। आधे लोगों को क्या नाम साउथ में वेस्टर्न में दे दिया गया, ऑस्ट्रेलिया को जो नॉर्थर्न इटली का पूरा पार्ट दे दिया। इस तरीके से पूरे भाग को आपस में बंदरबाट कर लिया गया। इसके अलावा जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, और इसके अलावा जो 39 जो स्टेट थे उन्हें भी बांट दिया गया, जर्मनी वगैरह को हिस्से में दे करके। तो ये चेंजेस किए गए वियना कांग्रेस। अर्थात ये हुआ कि जो वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या किया गया, नेपोलियन के हार के बाद जो चार महाशक्तियां थी, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन सभी ने मिलकर के फ्रांस की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसे मतलब जो आपस में बांट लिया और कई राज्यों में समूहों में बांट दिया, जिसके कारण वो जो है आगे अपनी शक्तियों का विस्तार
ना कर सके। अब बात आती है जब रिवॉल्यूशनरी कौन थे इसके बारे में बताया। कंजर्वेटिव एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास वर intolerant toward criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was being written inside a newspaper books. इनमें वही दिया गया, कंजर्वेटिव के बारे में पहले ही बता दिया गया था कौन कौन से ग्रुप थे जिन्होंने जो बहुत सारा पाबंदियां लगाई गई, बहुत सारे सेंसरशिप लागू कर दी गई बुक्स वगैरह पर, न्यूज़पेपर, जिससे बहुत सारे मतलब आप अपने विचारों को ना एक्सप्रेस कर सकें। तो इन सभी का जो विरोध कब हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में इन सभी का विरोध हुआ। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल। इन लिबरल्स लोगों को जो मेमोरीज थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की यानी क्रांतिकारी को, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को याद कर करके काफ़ी मात्रा में मोटिवेट हुए। तो ये आपको बताएगा पूरा जो है ये कंजर्वेटिव क्या थे। कंजर्वेटिव, अब इसमें तीन ग्रुप हो गए, एक लिबरल्स हो गया, एक कंजर्वेटिव हो गया और एक रेडिकल्स हो गया। ये तीनों ग्रुप्स क्या थे, कंजर्वेटिव वर अगेंस्ट रेडिकल्स एंड लिबरल्स एंड वांटेड टू क्रश देम। एक दूसरे के ये तीनों ग्रुप जो थे वो धुर विरोधी हो गए। इस तरीके से द रिवॉल्यूशन वाज इन द फेवर ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेशन। जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि एक जो वियना कांग्रेस है उनको समाप्त किया जाए और एक नए प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की जाए और राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए। देखिए इनके हम पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनका कौन कौन से जो फिलोसोफर थे यानी कौन कौन से रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया उनके बारे में दिया गया। जैसे आपका जेस्पे मैजनी है, जेस्पे मैजनी को जो है इन्होंने एक बहुत सारे ग्रुप बनाए, यंग इटली के नाम से, मार्शल्स के नाम से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो इन्होंने जो है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया जिससे जो है इटली का और एकीकरण करने में मदद मिली। एज ऑफ, हम टॉपिक देखते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 से लेकर 1848 तक, 1830 से 1848 तक का जो समय है वो क्रांतियों का दौर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक वहाँ पर बहुत सारी क्रांतियाँ की गई जिसे जो है क्रांतियों के युग के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या परिणाम निकला, देखिए अनहेविल इन फ्रांस, द फर्स्ट अनहेविल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई में सबसे पहले जो है जुलाई क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। 1830 में पहली घटना घटित हुई। द बॉर्बन मोनार्क्स किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर वियना कांग्रेस बाय द कंजर्वेटिव वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरी हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची विद लुईस फिलिप एट इट्स हेड। जो लिबरल क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, वियना कांग्रेस का बॉर्बन डायनेस्टी का जो राजा था फ्रांस की सत्ता पे जो बैठाया गया था उसे गद्दी से हटा दिया जाता है और लुईस फिलिप्पी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण कर दिया जाता है, जिसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, लुईस फिलिप्पी होते हैं। हमने आपको बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होती है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हम देख लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो ब्रिटेन आपने देखा है, ब्रिटेन की एक महारानी होती हैं, ठीक है, तो आपको पता है एलिजाबेथ वगैरह बहुत सारी महारानियां हुई हैं। तो वहां पर क्या है, आज भी राजतंत्र के तरीके से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं रानी का ही शासन चलता हो, देश का शासन चलाने के लिए वहां पर संविधान का निर्माण भी किया गया है। लेकिन अगर हम प्रॉपर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ अलिखित संविधान है, रिटन में नहीं है। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे देश भी हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि संविधान के नियम कायदे भी माने जाते हैं और रानी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो राजा होता है या रानी जो भी गद्दी पे बैठेगा राजतंत्र में, ऐसे राजतंत्र में जो राजा है वो संविधान में जो भी नियम कायदे बनाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग टू ही शासन व्यवस्था चलाएगा, बिल्कुल निरंकुश शासक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से उसे कहा जाता है आपका संवैधानिक राजतंत्र, जहां पर जो है संविधान के अधीन राजा होता है और राजा संविधान के अकॉर्डिंग टू ही कार्य करता है। दूसरी घटना देखिए क्या दिया, बेल्जियम में दी गई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 अंडर डिसीजन मेड एट द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 द बेल्जियम प्रोविंस हैड बीन यूनाइटेड द हॉलैंड इनटू ए सिंगल किंगडम ऑफ द नीदरलैंड इन दिस न्यू स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप बेल्जियम। बाद यहाँ पर वही होता है 1815 के बाद से धीमे धीमे वो लोग इकट्ठा होने लगते हैं हॉलैंड के नेतृत्व में और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होता है और बाद में जो वहाँ पर क्रांति होती है और उसे आज़ाद कर दिया जाता है। तीसरी घटना कब दी गई, अपराइजिंग इन ग्रीस के बारे में दिया गया, यूनान के जो दिया था इसमें हैड बीन ए पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ये ऑटोमन एम्पायर का भी पार्ट रहा करता था सिंस द 15th सेंचुरी। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप इज पार्ट ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स
बिगैन इन 1821। ये 1821 की बात है जब वहाँ पर ये जो है क्रांति स्टार्ट होती है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीस, इन्होंने दूसरे क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने दूसरे लोगों की सपोर्ट प्राप्त की। लिविंग इन एग्जाइल, जो लोग एग्जाइल में यानी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे उन लोगों ने भी इसकी क्रांति में सपोर्ट की। एंड मैनी वेस्टर्न यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर द एंशिएंट ग्रीक कल्चर, जो प्राचीन ग्रीक कल्चर में विश्वास करते थे, बहुत सारे वेस्टर्न लोग भी ऐसे थे जो इस क्रांति को उन्होंने जो है सपोर्ट किया, क्यों वो लोग वो नहीं चाहते थे कि हम जो है किसी दूसरे राजा के अधीन काम कर सकें, वो चाहते थे हम अपने में इंडिपेंडेंट रह सकें। पोएट एंड आर्ट यानी, और इसके अलावा क्या थे, जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया इससे जो क्रांति की जा सके। यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ में सपोर्ट प्राप्त की जा सके। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड, जो लॉर्ड बैरन फेमस पोएट था इंग्लिश का, उसने फंड वगैरह स्टार्ट किया, मतलब इकट्ठा किया और युद्ध भी लड़ा जहाँ पर 1824 में उसकी मौत हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन, और एक जो है कॉन्स्टेंटिनोपल की जो है संधि होती है 1832 में, और वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में ग्रीस को स्वीकार कर लिया था। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये कभी ट्रीटी के बारे में पूछ लिया जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल की जो है ट्रीटी कब हुई और ये क्यों हुई थी, या ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया। यानी वो दूसरे साम्राज्य में तो वो नहीं चाहते थे कि दूसरे साम्राज्य अधीन शासन कर सकें, और उन्होंने इसके लिए अपना युद्ध संबंधी जो है क्रांतियां की। क्रांति में क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने सपोर्ट की, दूसरे लोगों ने भी सपोर्ट की, अंततः जो है कॉन्स्टेंटिनोपल की इसके संधि के द्वारा उन्हें आज़ाद बना दिया जाता है। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन इन नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक इमेजिनेशन, रूहानी जो कल्पना थी, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, रोमांटिक जो कल्पनाएं हुआ करती थी उनका नेशनल फीलिंग्स में क्या दौर रहा है ना, तो ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा था। तो इसमें हमने आपको पिछले चैप्टर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस, तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा आपको ये बताया गया किस तरीके से वहाँ के कवियों ने, कलाकार लोगों ने, है ना, गीतकार लोगों ने किस तरीके से कल्पनाओं में किया गया। बहुत सारे कवियों ने क्या कि काल्पनिक जो है कथाएं गढ़ी गई, यानी बहुत सारी स्टोरियाँ बना दी गई, उसमें कोई एक चरित्र ऐसा होता था जो हीरो होता था, किस तरीके से वो देश के लिए मर मिटता था। किसी ने जो कविताएं लिखी क्रांतिकारी को मोटिवेट करने के लिए, किसी ने चित्रों के माध्यम से, है ना, जैसे हम अपने देश में देखते हैं भारत माता का चित्र बनाया गया जिससे लोगों को दिखाया गया भारत माता रो रही है ना, जंजीरों में जकड़ी हुई, तो लोग एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि हमें भारत माता को जो है आज़ाद कराना। तो इस तरीके से ये सारी जो है उनमें फेमस नाम दिया गया, जॉन गॉटफ्री फ्राइड का नाम दिया गया, जो रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर्स थे, उसने जो है इस कल्चर को, दास वॉल्क जो थे वहाँ की जो कॉमन पीपल थे उनके नाम से एक किताब वगैरह लिखी थी, उसने बताया था। ऐसे स्टोरी ऑफ पोलैंड के बारे में दिया गया, तो इसमें आप पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ लेना बच्चों। ऐसे रोल ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान था। भाषा के आधार से जब हमारे देश की क्रांति हुई तो आपको पता है हिंदी भाषा में बहुत बड़ा महत्व निभाया, ऐसे वहाँ पर जो है भाषाओं ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया। जैसे लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी राष्ट्रवादी विचारधाराओं को पनपने में वहाँ की भाषा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। When Russia occupied Poland, the Polish language was banned and it was replaced by Russian language. तो जब रसिया ने पोलैंड को कैप्चर किया तो वहाँ पर उसने पोलैंड की जो पॉलिश भाषा थी उसे बैन कर दिया गया। जब भाषा को बैन किया गया तो वहाँ के लोकल जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, और भाषा क्या होता है, एक क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाती है जिसको लेकर के वहाँ के लोग क्रांति करते। तो इस तरीके से भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है। अब आता है आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट।